हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, वहाँ पे आपको कक्षा 12 की भौतिकी से संबंधित प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले के जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स जो है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। ठीक है, किसी पृष्ठ से, जैसे मान लो कि ये पृष्ठ है, अगर इस पृष्ठ को, ठीक है, मान लो ये जो मेरा पेज है ये कोई पृष्ठ है, इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया हुआ है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं रेखाएं, उसी को हम वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, ई से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक, और इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है, कुछ इस तरीके से कोई काल्पनिक हमारा पृष्ठ है। ठीक है, जिसका एरिया कितना है, ए। ठीक है, यहाँ पे इसका एरिया अगर मैं लिख दूँ तो इसका एरिया कितना है, ए। ठीक है, पूरा एरिया ए है। तो इस पृष्ठ से, इस काल्पनिक पृष्ठ से जो मैंने माना है, जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जो इस पृष्ठ से गुजरेंगी उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और देखिएगा, अभी मैं इसका गणितीय रूप भी लिख दूंगा। जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम किससे लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं। ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक से संबंधित है, और फाई यानी कि वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो फाई ई से लिखते हैं। ठीक, और ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप लोग समझें कि वैद्युत फ्लक्स परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूँकि ये पूरा सरफेस ए है, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा सरफेस हम क्या ले लेते हैं, मान लो कि ये सरफेस हमारा कितना है, डी ए है, डी ए वेक्टर है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, एक सदिश होता है। ठीक है, और हमने क्या मान लिया कि ये छोटा सा एलिमेंट, जब छोटा सा कोई एलिमेंट लेते हैं उसके लिए डी का यूज करते हैं ना, तो डी ए वेक्टर हो गया। और यहाँ पर चूँकि ये देखिए, जो ये रेखाएँ हैं ये किसको प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को, तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया ई। ठीक, अब देखो, मान लो कि जो ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर है और जो ई मतलब कि क्षेत्रफल वेक्टर है और वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। हमने मान लिया इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो इस छोटे से, जो आपका छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है डी ए, इससे जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हम लिखेंगे डी फाई ई। डी का मतलब होता है बहुत छोटे सी क्वांटिटी के लिए। ठीक है, डी फाई ई बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वेक्टर ई, वेक्टर ई ये सदिश राशि है, डॉट डॉट जाते हैं, जो सदिश का अदिश गुणन होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना, वही वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी ए वेक्टर क्या है, ये है सूक्ष्म क्षेत्रफल का वेक्टर है। ठीक है, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है हमारा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हमें, चूँकि हमारा जो एरिया है इस पृष्ठ का वो कितना ए, अगर हमें पूरे पृष्ठ के लिए निकालना होगा तो क्या होगा, तो पूरे पृष्ठ के लिए मान लेते हैं फाई ई है, और ये बराबर होगा आपका वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, समझना, ये क्या होगा, ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरेगा, और यहाँ पे इसको ए लिख देते हैं, यानी कि इसका जो पृष्ठीय समाकलन किया गया है। तो ये आपका मेन फार्मूला बन गया, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया ना। जैसे मान लो कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक मैंने क्या लिया, एक छोटा सा डी ए यहाँ पे लिया था हमने, जिसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, जिसका क्या था, एरिया डी ए था। ठीक है, तो देखिए, जो देखो क्वांटिटी अगर हम कहें तो वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है, ये क्या होता है, किसी छोटे से डी ए क्षेत्रफल से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स होती है, इसको हम क्या लिखते हैं, डी फाई ई से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ये ऊपर यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो अगर आपको छोटे से एरिया के लिए निकालना होगा तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, और अगर इसको हम लिखना चाहें, जैसे कि मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू होती है ए का मॉड, यानी कि ए का परिमाण, बी का परिमाण, और इनके बीच का जो कोण होगा उसका कॉस। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई डी ए, ई का वेक्टर ई का परिमाण ई, डी ए का परिमाण डी ए, और ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है, समझ में आया।
ये आपका ई डी ए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो देखिएगा ये तो छोटे से एरिया के लिए है, यानी कि बहुत छोटे से डी ए। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस साइड का जब इंटीग्रेट करेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये हो जाएगा फाई ई, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इसका क्या होता है कि पृष्ठीय समाकलन है, ठीक है। पूरा लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, जहाँ थीटा क्या होता है, थीटा क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका ई और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। ई और कॉस थीटा को हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेट कर देते हैं डी ए को, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डी ए बहुत छोटा सा पार्ट है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, पूरा पार्ट। तो देखो इसका क्षेत्रफल मैंने कितना बताया हुआ है, यहाँ पे देखो ए ना, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा ए, ठीक है, इनटू में ए। अब ई को इसको इसके साथ लिख देते हैं, देखो तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ए, या पहले ई लिख दो, ई ए कॉस थीटा, ठीक, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आया आपको, ये फार्मूला हो गया ई ए कॉस। एक तो फार्मूला ये है जब छोटे से एलिमेंट हमें दिया रहे तब, और जब कोई पृष्ठ दिया है जिसका क्षेत्रफल ए हो और वैद्युत क्षेत्र ई हो और इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो, तो हम वैद्युत फ्लक्स किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, देखिए जैसे मान लो कोई पृष्ठ है हमारा, ठीक है, समझ में, अगर इस पृष्ठ में जो है वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है ना, तो देखो चूंकि इसका क्या होता है, जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, जैसे मान लो ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक, वेक्टर ए, और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो गया, 0। देखो दोनों एक ही दिशा में है, तो जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए, इसी फार्मूले से देखिएगा, ई ए कॉस थीटा की जगह 0 रख देते हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। और दूसरी चीज़ देखिएगा, एक तो ये चीज़ हो गई, और देखिएगा जैसे मान लो कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है, और आपने क्या किया, क्षेत्रफल जो है ऐसी मतलब कि इस तरीके से रख दिया कि इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इसके लंबवत आए, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत आए, तो कितना कोण बनेगा यहाँ पे 90 बनेगा, यानी कि जब थीटा आपका 90 हो जाएगा तो फाई कितना हो जाएगा, फाई आपका कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पूरा 0 आएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर जो है अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रहे तो कितना होगा, तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी तक हम क्या ले रहे थे, कोई पृष्ठ ले रहे थे, यानी कि द्विविमीय आकृति ले रहे थे। अब जैसे मान लो कि कोई त्रिविमीय आकृति है, जैसे मान लो कि क्या है कि जैसे मान लो कि वायु से भरा हुआ गुब्बारा है, ठीक है, जैसे आप गुब्बारा समझ, मान लो गुब्बारा है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर जो वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना होगा वो किस तरीके से निकलेगा, देखिएगा उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, उसके लिए फार्मूला आपका हो जाता है, अगर कोई जैसे त्रिविमीय आकृति मैंने बताया ना, जैसे गुब्बारा हो गया कोई रखा हुआ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए होता है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक, ये क्या हो गया, किसी बंद पृष्ठ के लिए हो गया, ठीक, बंद पृष्ठ का मतलब त्रिविमीय आकृति हो गई, ठीक है। और ये क्या था, हमारा द्विविमीय आकृति, और इसके लिए फार्मूला ये वाला फार्मूला है, और अगर आपको वैद्युत क्षेत्र दिया रहे, एरिया दिया रहे और एंगल दिया रहे तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, त्रिविमीय आकृति के लिए हो गया, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको थीटा बराबर 0 बता दिया, थीटा बराबर 90 बता दिया, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए जब वैद्युत जो क्या होती है, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स ना, फ्लक्स धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो धनात्मक कब होता है, जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं हमारी, वैद्युत बल रेखा, ठीक है, जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर की, तो देखिएगा जब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, रेखा बाहर की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ, अगर वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ है, जैसे देखिए यहाँ पर ये पृष्ठ है, इसमें वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ है, ठीक है, यानी कि जिस तरफ पृष्ठ का क्षेत्रफल का वेक्टर है उसी दिशा में है, तो क्या होगा, हमारा जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो धनात्मक आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी है, अगर जो जहाँ पर देखे, जैसे ये देख लो, यहाँ पर जो पृष्ठ है,
जिस दिशा में वैद्युत हमारा ये क्षेत्रफल का वेक्टर है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वैद्युत फ्लक्स हमारा धनात्मक आएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अच्छा ऋणात्मक कब होगा? ऋणात्मक तब होता है जब कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं जब प्रवेश करती हैं, ठीक है। अगर जैसे वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, देखो ऋणात्मक कब होगा? जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होंगी, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, जब वैद्युत बल, देखिएगा, जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, ठीक है, पृष्ठ में प्रवेश करती हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लो ये गोला है कोई, ठीक है, वायु से भरा हुआ, वायु कोई उबारा है, तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही है ना, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। और जहाँ पर जिस पृष्ठ से बाहर निकलती है वहाँ पर धनात्मक होता है। इसका रीज़न क्या होता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या कर रही है, वैद्युत बल रेखाएँ प्रवेश कर रही हैं, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक। लेकिन चूंकि पृष्ठ है तो पृष्ठ से बाहर की ओर क्षेत्रफल वेक्टर कुछ इस दिशा में बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच एंगल कितना है, 180 अंश। तो देखिएगा, जैसे हम अगर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कितना हो जाता है, वैद्युत फ्लक्स हो जाता है EA cos 180 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे -EA आएगा। समझ में आया? यही रीज़न होता है कि ऋणात्मक हो जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र का जो सदिश है दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 180 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक हो जाता है। इसलिए हम इसको बताते हैं कि जब भी वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ पर अंदर की तरफ जाती हैं तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जब किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। आइए चलते हैं, अब इसके यूनिट को हम देख लेते हैं। देखिएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा हम निकाल लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमा, ठीक है। तो इसका मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका फार्मूला हम लिखते हैं पहले। तो फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक। तो जैसे हमें फाई ई क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है, तो फाई ई का मात्रक जो जाएगा, का मात्रक बराबर हो जाएगा, देखो कॉस थीटा क्या है, ये इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, यानी कि ई का मात्रक, यानी ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ना, ई का मात्रक गुणे ए क्या है आपका, एरिया है, तो ए का मात्रक, ठीक। तो ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। क्योंकि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है F बटा Q, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलाम हो गया, इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो गया, और गुणे ए क्या है, ए क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक एम के इस पद्धति में क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चूँकि कूलाम नीचे है तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, कूलाम -1 का मतलब प्रति कूलाम, ठीक है। तो फाई ई का मात्रक आप आसानी से लिख सकते हो, फाई ई का मात्रक हो गया, ठीक। अब बात करते हैं इसकी विमा की। देखिए, अब इसका विमा हमें निकालना है, तो विमा क्या हो जाएगी, देखो फाई ई की विमा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ई की विमा गुणे ए की विमा, क्योंकि कॉस थीटा की कोई विमा होती नहीं है, तो इसको लिख देंगे। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई की विमा लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ई की विमा, तो ई की विमा पहले लिख लेते हैं, ई की विमा, ठीक, गुणे ए की विमा, ठीक है। देखिएगा, जो ई होता है ना, ई बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे मिलता है F बटा Q मतलब पहले हम ई की विमा लिखनी है, तो हम क्या लिखें, F की विमा लिख दें, यानी कि बल की विमा होती है mL/t-2, ठीक, ये हो गया। उसके बाद Q, आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है AT, ए क्या है, एम्पियर है, T है टाइम, ठीक। और ए क्या है, ए यहाँ पे है एरिया, तो एरिया की विमा क्या हो जाएगी, L2, ठीक। अब सबको हम एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, m, पहले m एक बार है, देखो L यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, MLT लिखते हैं, तो देखो T क्या है, -2 है, यहाँ पे एक ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, MLT -3,
ठीक है, इतना हो गया। और a की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका वैद्युत फ्लक्स की विमा हो गई है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।